सुमित जी, आपको क्यों लगता है कि किसान आंदोलन जरूरी है और आप लोगों की भागीदारी उसमें जरूरी है? ऐसा है भाई साहब, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र हमें हक देता है अपनी आवाज़ उठाने का। और यहाँ लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति जलसे, जुलूस, प्रदर्शन, आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र है, बशर्ते वो एक शांतिप्रिय ढंग से हो। तो आप जैसा जानते भी हैं कि पिछले 3 महीने से आंदोलन बड़े ही शांतिप्रिय ढंग से ही चल रहा है। और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, जैसा आपने पूछा, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने पिछले 5 से और 6 साल में जितने भी उन्होंने उपक्रम किए, नोटबंदी से लेकर के कोविड-19 के संक्रमण के बाद लॉकडाउन के दौरान मोदी जी ने हर अनाउंसमेंट खुद आकर के की टीवी के ऊपर। जब वो नोटबंदी करते हैं तो टीवी पे आकर के बताते हैं। जब वो अपने देश की जनता को कोई इवेंट करने के लिए बोलते हैं, चाहे वो दिया जलाने के लिए हो, चाहे वो थाली बजाने के लिए हो, तो वो टीवी पे आके करते हैं। तो एक सीधा सा सवाल देश का उनसे है कि उन्होंने चुपके और चोरी चोरी ये तीनों काले बिल ला करके और उनको कानून का ढांचा क्यों बनाया। तो और स्वाभाविक सी बात है, जो तथ्य निकल करके आए हैं कि वो देश के किसान के हर वर्ग, मैं तो हर वर्ग कहूँगा, 125 करोड़ लोगों के फेवर में ये किसान बिल नहीं है। तो इसलिए ज़रूरत है इस आंदोलन की, सरकार सामने आए और इस पर अपना स्पष्टीकरण दे। किसान लगभग पिछले 80 दिनों से ज़्यादा से बैठे हैं बॉर्डर पर। क्या आप लोगों को शुरू में ये था कि इतने दिन बैठना पड़ेगा? ये कोई प्लानिंग तो थी नहीं। जैसे शुरुआत जहाँ से भी हुई, इसका विरोध तो धीरे धीरे काफ़ी पहले से ही हो गया था। लेकिन इसको इतना लंबा खींचना, किसान तो नहीं चाहते कि भाई अपने रोड पे बैठे रहें, बारिश में, धूप में, वहाँ मच्छर भी हैं, शौचालयों तक की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की सुविधा नहीं है, रोड पे तंबुओं में पड़े, कौन इतना लंबा बैठना चाहेगा। लेकिन ये तो सरकार का है ना, इस सरकार की हठ धर्मिता है कि सरकार मानने को तैयार ही नहीं है। और जब सरकार मानने को तैयार नहीं है, गलत रवैया अपना रही है, तो अब चाहे कितना भी लंबा बैठना पड़े। हरियाणा के एक मंत्री जो है, उन्होंने आरोप लगाया पिछले दिनों कि ये इसमें तो पूरे आंदोलन में चाइना से और पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। क्या कहेंगे आप? तो मंत्री जी से मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि सरकार किसकी है? हरियाणा में भी उन्हीं की सरकार है, सेंटर में भी उन्हीं की सरकार है। अगर चीन और पाकिस्तान से फंडिंग और इस फंडिंग को रोकने का अधिकार और जिम्मेवारी किसकी है? आपकी और हमारी तो है नहीं। देश की आवाम में, पब्लिक को ये बताने से क्या होगा कि भाई वहाँ से फंडिंग हो रही है। साथ के साथ आप ये भी क्यों नहीं कहते कि हम कमज़ोर लोग और हमारे बस की देश में सरकार चलाना हमारे बस का नहीं है। आप अपने बॉर्डर पे कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपनी सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते। अगर विदेशी घुसपैठ और विदेशी ताकतें आपके देश में आपके लोगों को भड़का रही हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपके बस का नहीं देश को चलाना। खालिस्तान के मैटर पे क्या कहेंगे? एक सीधी सी बात है कि जब आप सवाल सरकार से पूछें, आरोप लगाएं, उन धरना और प्रदर्शन करें और सरकार उल्टा उन्हीं के ऊपर आरोप लगा दे। अगर खालिस्तानी है कि ये खालिस्तानी हैं, जैसे आपने बताया कि इनको कहा कि चीन और पाकिस्तान से फंडिंग होती है, जब वो खालिस्तानी दिल्ली जाने लग रहे थे तो उनके लिए रोड खुदवा दिए, खाई खुदवा दी। तो ये कहने से कि वो खालिस्तानी हैं, क्या उनके सवाल बौने हो जाएंगे? क्या इससे काले कानून हैं, क्या वो ठीक हो जाएंगे? क्या वो सफ़ेद हो जाएंगे? वो खालिस्तानी है, चाहे वो कोई भी है, 1% के लिए। आप सरकार ये क्यों नहीं बताती कि हमारे बिलों में अच्छा क्या है? और जो सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं उनके प्रत्युत्तर जवाब क्यों नहीं आता? वो अपने देश के लोगों को अपने विश्वास में क्यों नहीं ले पा रहे हैं? और ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि कानूनों में अच्छा क्या है? सवाल हम सरकार से सवाल करें और सरकार उल्टा सवाल हमारे ऊपर थोप दे, कोई बात थोड़ी ना हुई। और सरकारें सवाल करने के लिए नहीं, सरकारें जवाब देने के लिए होती हैं। 26 तारीख की जो घटना हुई उसके ऊपर क्या कहेंगे? 2 महीने, 26 तारीख को 2 महीने के करीब का समय हो चुका था। लोग रोड के ऊपर बैठे हैं। जब चुनाव होता है तो मोदी जी और उनके मंत्रिमंडल के बहुत बड़े बड़े नेता वो अलग अलग स्टेट में जाकर के वोट मांगते हैं आम चुनाव के लिए। तब तो वो किसान के नाम पे, तब वो पूर्व सैनिकों के नाम पे, तब वो शहीदों के नाम पे वोट मांगते हैं।
लेकिन जब वो वोट मांग के और सत्ता में जाकर के बैठ गए तो किसान दर दर की 2 ठोकरें खा रहा है और वो रोड के ऊपर बैठा है, 2 महीने से बैठा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। कुछ तो बेचारे तंग आकर के, इस व्यवस्था से तंग आकर के कि हमारी सुनाई नहीं इस देश में, उन्होंने सुसाइड तक भी कर लिया। बाकायदा नोट, सुसाइड नोट तक लिखे उन्होंने प्रधानमंत्री जी के नाम। और वो, हाँ, तो जब ऐसे हालात देश में हो गए हैं, क्या सरकार के पास, और सरकार को जो अपने संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं उन्होंने बता भी दिया था कि भाई हमारा ट्रैक्टर कूच है, और चलो ठीक है कि सरकार के साथ संवाद होकर के एक रूट निर्धारित भी कर दिया गया था। और उसके बाद भी निकल करके आया है कि भाई दिल्ली पुलिस ने ही कुछ रूट्स में गड़बड़ खुद करी, बैरिकेड्स लगा लगा करके। तो वो जो सारा कुछ हुआ वो एक गुस्सा था, और गुस्सा भी क्या कहें, लाखों लोग, लाखों किसान, लाखों ट्रैक्टर जहाँ पे बैठे हों वो अपना मार्च करके वापस आ गए। मेरे को तो कुछ ऐसा लगा नहीं कि भाई वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ हो कि हम ये कह सके कि किसानों ने कुछ कर दिया। पर जैसे ही 26 तारीख की शाम आई तो वो चाहे आईटी सेल का प्रोपेगेंडा था या फिर जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहते हैं, उन लोगों ने एक हल्ला बोल दिया कि भाई इन्होंने तो देशद्रोह का काम किया है, खालिस्तान का झंडा फहरा दिया है, और आंदोलन कहीं ना कहीं डैमेज हुआ। आप क्या मानते हैं? खालिस्तान का झंडा, पहली बात तो खालिस्तान का झंडा नहीं था, लेकिन मैं इस पक्ष में भी नहीं हूं कि भाई वहाँ पे निशान साहिब का झंडा फहराया जाना। लेकिन देश है, देश के लोग हैं, गुस्से में हैं, और वो गुस्सा, वो वैक्यूम क्यों बना, उस पर बात क्यों नहीं हो रही है भाई? उस पर बात करो ना कि वो वैक्यूम क्यों बना। और जो कह रहे हैं कि भाई देश के झंडे का, तिरंगे का अपमान हुआ, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि 26 जनवरी के 1 महीने बाद तक आप शहरों में जाओ, रोडों के ऊपर तिरंगे झंडे, मतलब जो दुकानदार हैं, जो प्रोफेशनल दुकानदार हैं, जिनके यहाँ झंडे तैयार होते हैं, वो उसका बिक्री का काम करते हैं, वहाँ जाकर के देखो उन्होंने आज भी झंडे बाहर लटका रखे हैं, खड़े कर रखे हैं। वो पता क्या क्यों कर रखे हैं? कि किसान आज भी उनके वहाँ से जाकर के तिरंगा झंडा खरीदते हैं। रोहतक में जहाँ से मैंने कुछ झंडे लिए, उस दुकानदार ने बताया कि पिछले 10 साल में इतना तिरंगा झंडे की बिक्री नहीं हुई जितनी 26 तारीख से 10 दिन पहले होगी। करोड़ों झंडे इन किसानों ने खरीदे, वो ना दिखाई दिए। तिरंगे का अपमान की बात तो कर दी। वो तिरंगा जो आज के दिन हर किसान के घर पे है, हर किसान के ट्रैक्टर पे है और हर किसान के दिल में है, तो मेरे को तो नहीं लगता कि तिरंगे झंडे का अपमान हुआ था। और रही बात देशद्रोह, देशद्रोह का तो इन्होंने ऐसा बना लिया कि जो इनके खिलाफ बोले वो देशद्रोह हो गया। मतलब सरकार के या देश के? हाँ, सरकार के खिलाफ बोले उसको देशद्रोह बना दिया इन्होंने। वो ये साबित कर पाए या ना कर पाए वो एक अलग इश्यू है। इन्होंने कहा कि हाँ, जिससे इनको ये ऐसा स्थिति इनको महसूस करनी पड़ती है, इनका विरोध होता है, विद्रोह होता है, जो भी ये उसको अपना शब्द दे, ये उसको देशद्रोह घोषित कर देते हैं। अब जो आंदोलन चल रहा है 80 दिन से ज़्यादा हो गए सुमित जी, उसमें आप लोग, मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, जैसे गांव से है, मतलब किस तरह की सहायता कहिए या किस तरह की सपोर्ट आप लोग बॉर्डर के किसानों को पहुँचा रहे हैं? जो लोग वहाँ बैठे हैं वो लोग सब गांव के, देहात के, हमारे किसानी से जुड़े हुए वही लोग हैं। उन्हीं का पैसा है, उन्हीं की जमा पूंजी है। हमारे गांव की, पड़ोस के गांव की, चाहे पंजाब के गांव की जो बूढ़ी बूढ़ी हमारी अम्माएँ हैं, वो अपने पल्लू से पैसा निकाल करके आंदोलन को चला रही हैं। जो हमारे गांव से जो सुबह दूध, दही, मट्ठा, जो लस्सी सब इकट्ठा करते हैं, आटा, चावल, अपना जितना ज़रूरत की सामग्री, सामान होता है, अपना घी है, सब वहाँ पे पहुँचाते हैं। वहाँ पूरी सर्दियाँ निकाल दी किसानों ने बैठे बैठे। उनके लिए लकड़ी ईंधन के तौर पे भी ज़रूरत काम आनी थी, और वहाँ पे भाई सर्दी से बचने के लिए भी उसकी लकड़ियों की ज़रूरत थी। तो वो सारी लकड़ियाँ हमने गाँव से इकट्ठा कर करके पहुँचाई हैं। तो ये सब का सामूहिक, हर वर्ग का, हर बिरादरी का इसमें सहयोग है, और सब मिलजुल करके अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, और उन्हीं का आंदोलन हर ऐसे ही चल रहा है। सुमित जी, जब से आंदोलन शुरू हुआ पंजाब से स्टार्टिंग हुई थी, और पंजाब के उन लोगों से लेकर के और आज तक, मैं लगभग 4 दिन पहले आईटी सेल के लोगों से बात कर रहा था, किसान आईटी सेल के, तो 233 साथी जो है इसमें शहीद हुए हैं। आपने कल पोस्ट भी डाली थी, आपके गाँव से भी एक किसान जो है वो शहीद हुए। तो इस बारे में क्या कहेंगे कि ये जिस तरह से, उसी में मंत्री की दोबारा कहता हूँ, उसने बड़ी बचकाना हंसते हुए जो है अपमान भी किया है, या ये नेचुरल मौत कह रहे हैं? और दूसरी तरफ किसान ये है कि किसानों के आंदोलन के लिए, अपनी मांगों को लेकर के जो लोग खड़े हैं, ये उसमें एक बहुत बड़ी आहुति है। क्या आप कहेंगे? इसमें मैं एक बात आपको कहूँगा कि जब कांग्रेस का राज था
इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस के जो कम से कम पिछले 5 साल का अगर हम जिक्र करें, उनकी करप्शन की वजह से कहो और जो अव्यवस्था अराजकता उन्होंने मचा दी थी ना, उसकी वजह से जो एक वैक्यूम बना, उस वैक्यूम को बना करके मोदी जी एक विकल्प के तौर पर हमें भी कभी ना कभी दिखाई देते थे और वो देश के प्रधानमंत्री बने। देश का एक बहुत बड़ा तबका, बहुमत ये चाहता था कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। गुजरात मॉडल उन्होंने पेश किया था, तो वो एक चेहरे बने, एक आइकॉन बने इस देश के। लेकिन दिक्कत हमारे देश को क्या आई कि मोदी जी ही सब कुछ बन करके रह गए। मोदी जी का नाम लिया, वह छोटे छोटे जो मोहरे थे उनको भी उन्होंने MP MLA में फिट कर दिया और ऐसे अनडिजर्व्ड लोग MLA बने, वो मंत्री बने। उन्हें दुनियादारी का ज्ञान नहीं, समाज का ज्ञान नहीं है, उन्होंने देखा नहीं है कि भी तुम्हारे मुंह से क्या शब्द निकलने चाहिए, क्या शब्द नहीं निकलने चाहिए। तो उस वाहियात व्यक्ति का मैं एक तो जिक्र ही नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो बात उसने कही वो सोच कहीं ना कहीं दर्शाती है कि जिस पार्टी से वो आते हैं ना, इसका मतलब जो उस व्यक्ति का कोई विरोध उस पार्टी में नहीं कर रहा, तो इसका मतलब तो वो BC विचारधारा को फॉलो करने वाले आदमी हैं। उनने कह दिया कि भाई घर पे भी मरते, यहाँ भी मरते। उनका यही तो कहना था ना, और हंसते हुए कहा। हाँ, हंसते हुए कहा। और न उन्होंने कहा कि मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। हाँ भाई, आपको कहाँ तकलीफ होनी थी? इस देश में अगर क्रिकेटर की उंगली में हड्डी क्रैक होगी तब तो देश के प्रधानमंत्री को तकलीफ होती है। उनके बॉर्डर के ऊपर अगर कोई किसान शहादत हुई है, किसी ने सुसाइड किया है, तो आपको तकलीफ ना हो, कोई बात नहीं, हमारे को आपकी तकलीफ की जरूरत भी नहीं है। जब पुलवामा के नाम से आपने अपनी सरकार बना ली और पुलवामा सरकार बनाने के बाद जब उस पुलवामा के शहीदों को शहादत दी जानी थी, जो बरसी थी, उस दिन मोदी जी क्रिकेट स्टेडियम का चेन्नई में ऊपर से फ़ोटो खींच के डालते हैं। देशवासियों से पूछते हैं कि देशवासियों कल्पना करो, मतलब बताओ, अनुमान लगाओ कि स्टेडियम में क्या हो रहा है। मोदी जी इस देश से क्या पूछ रहे हैं? क्रिकेट कॉरपोरेट्स, ब्यूरोक्रेट्स और बॉलीवुड के जो अपने हीरोइन हैं, इनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं मोदी जी। तो उन लोगों से आप क्या अपेक्षा कर सको हो? आप एक बात देखिए कि एक फिल्म जगत के स्टार हैं अक्षय कुमार, वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के पास जाते हैं और कहते हैं, इंटरव्यू लेते हैं उनका। इंटरव्यू में भी कितने गजब के उनके सवाल हैं कि वो मोदी जी से पूछ रहे कि मोदी जी आप बताओ देश को कि आप आम काट करके खाते हो कि चूस करके खाते हो। तो आप इससे अनुमान लगा लो कि मोदी जी देश को कहाँ ले करके जा रहे हैं और कैसे एग्जाम्पल वो क्रिएट कर रहे हैं देश के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। और वो जिन JP दलाल का आपने जिक्र किया, जिन्होंने किसानों के बारे में ऐसी बातें करी, तो मैं तो यही बात कहना चाहूँगा कि तुम इनसे बाहर निकल नहीं पाओगे। तुम्हारी सोच बहुत ही नीचे दर्जे की सोच है। अगर विदेश में कोई अभिनेत्री बाथटब में डूब के मर जाती, उसके लिए तो आपके पास शब्द हैं, उसके लिए आपके पास संवेदना है। जो देश का किसान दिन रात 24 घंटे जो खड़ा होकर के 6 महीने अपनी फसल को तैयार करके इस देश का पेट भरता है, उसके लिए आपके पास संवेदना नहीं है। वो किसान जिनसे आप ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, साल भर पुराना, साल भी नहीं हुआ है, जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कह रहे थे किसानों से कि भाई आप हर क्विंटल पे 2-2, 4-4 किलो अनाज का दान करो। कोविड-19 के संक्रमण के बाद जो लॉकडाउन की स्थिति देश में हुई थी, तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि ना तो आपके कॉरपोरेट्स थे, ना आपकी ये फिल्मी हस्तियाँ थी, ना ये क्रिकेटर्स थे। उस टाइम भी अगर पूरे देश में आपका दूध, चावल, आटा, गेहूं, उसकी जो खपत चाहे वो किसी भी मोर्चे पे रही हो, वो सुबह शाम उसकी जिम्मेवारी को पुगाने वाला, उसको अदा करने वाला एक किसान ही था। और किसान ने कभी भी देश पे आपदा आई है, किसान और जवान 24 घंटे बिना किसी ब्लैकमेलिंग के, बिना कोई अन्यथा उसका फ़ायदा उठा करके आपदा में अवसर नहीं उठाया किसान ने कभी भी। ऐसा तो हुआ इस देश में कि जब लॉकडाउन लगा तो भाई आपके सैनिटाइजर की बोतल है जो 20 रुपये की, उसको 200 रुपये में बेच दिया। जो मास्क 1 रुपये का है, जिसकी लागत 1 रुपया 98-54 तक भी जिस मास्क की कीमत है, उस मास्क को व्यापारियों ने 10-10, 20-20, 50-50 रुपये में बेच दिया। लेकिन जब देश में आपदा का मौका, आपदा में जब देश था, जब सब कुछ रुका हुआ था, ट्रेन के पहिए रुके हुए थे, जब इस देश में ट्रेन, आपके हवाई जहाज, आपकी बस, रोडवेज सब रुका था, सब अपने घरों पे बैठे थे, उस आपदा के टाइम पे भी
किसान ने अपने 40 से 50 रुपए किलो दूध को 51 रुपए भी नहीं किया। उसने अपने 20 रुपए किलो गेहूं को 21 रुपए नहीं बेचा। उसने आपदा में अवसर नहीं उठाया। और मोदी जी, आपदा में अवसर नहीं उठाना चाहिए। मैं तो यही बात अपने किसान समाज की ओर से आपको कहना चाहता हूँ। सुमित जी, आपको नहीं लगता कि शुरू से ही पूरे के पूरे किसान मूवमेंट को सरकार जो है एक विरोधी के तौर पे देख रही है कि वे तो दुश्मन जिसको मानते हैं ना, दुश्मन मान करके कहीं ना कहीं उनसे व्यवहार कर रही है। तो उसी के एवज में चाहे उनको खालिस्तानी कहा गया हो, आतंकवादी कहा गया हो, देशद्रोही कहा गया हो, पाकिस्तान और चाइना से फंडिंग कहा गया हो, इस बारे में क्या सोचते हैं आप? उन्होंने किसान ही नहीं माना, अपना दुश्मन मान करके वो बात कर रहे हैं। आप अगर स्टार्टिंग से ही देखेंगे तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये केवल पंजाब का आंदोलन है, फिर इन्होंने कहा कि ये खालिस्तानी है, फिर इन्होंने कहा कि ये कांग्रेस पर आयोजित है, फिर इन्होंने सड़कों पे खाई और खड्डे खोद दिए, उसके बाद इन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग इनको कहना चालू कर दिया कि ये फिर वामपंथी कम्युनिस्ट, फिर करते करते ये आ गई इस बात पे कि विदेशी ताकत है। फिर इन्होंने ये भी कहना स्टार्ट करा कि भाई चीन और पाकिस्तान से फंडिंग है। लेकिन आप शुरुआत से लेकर के आज तक आ जाओ, पिछले 3 महीने में सरकार का हर काउंटर अटैक फेल हुआ है और वो हर मोर्चे पर किसानों को जो उन्होंने दबाने और कुचलने की कोशिश करी है वो उसमें हर मोर्चे पे विफल रहे हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि चाहे वो अपने मनोहर लाल जी हैं, चाहे वो अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको अपने सलाहकार बदल लेने चाहिए। वो उनको ग्राउंड रिपोर्ट ठीक से नहीं बताते हैं और उन्होंने इनकी इतनी फजीहत करवा दी है कि जिस आंदोलन को ये केवल पंजाब का आंदोलन कह रहे थे, वो आंदोलन आज वैश्विक आंदोलन बन चुका है। चाहे फ्रांस की बात हो, चाहे अमेरिका की बात हो, वहाँ तक इस आंदोलन की चर्चा है। और हर व्यक्ति, चाहे वो देश पूरे भूगोल में कहीं पर भी बैठा है, उसके कानों में ये बात पहुँच चुकी है। और सबसे बड़ी बात कि जब किसान ने ये दिखा दिया और बता दिया, मैं तो विश्व गुरु भारत की बात अगर कोई पूछे तो मैं तो कहता हूँ कि विश्व गुरु भारत का दर्जा, जो भारत का कभी से हम सुनते आए हैं कि वह विश्व गुरु भारत था, वो दर्जा भारत का बरकरार रखने के लिए किसान ने कदम उठाया है। जो ट्रैक्टर, सबको लगता था कि ट्रैक्टर का चक्का केवल खेत में ही घूम सकता है, किसान ने दिखा दिया कि वो चक्का राजपथ के ऊपर भी घूम सकता है। वो हमारी स्टेट के, वो जिला के, वो देश के मुख्यालयों की तरफ भी कूच कर सकता है। और हमारी देखा देखी दूसरे देशों में भी वो ट्रैक्टर, चाहे पाकिस्तान का हो, सब ने धरने प्रदर्शन करने शुरू कर दिए हैं, अपने हकों और अपने न्याय की आवाज़ को उठाने लगे हैं। सुमित जी, आपको लगता क्या कि ऊंट किस करवट बैठेगा? आंदोलन कितना लंबा चलेगा? सरकार झुकेगी या क्या कहेंगे? इसमें एक बात तो भाई साहब मैं कहना चाहूँगा आपको कि किसान आंदोलन, देखो, एक तो होता है कि जिस सोच के साथ आंदोलन को लेकर के चले थे, 1 मिनट के लिए उसको भूल जाएं तो बहुत अवांछित, मतलब जिसको हम सोच करके नहीं चले थे, ऐसे बहुत सारे तो एजेंडे पे किसान आंदोलन सफल हो चुका है। किसान आंदोलन ने दिखा दिया है कि भाई व्यक्ति अपनी सकारात्मक सोच के साथ निरंकुश सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है और निरंकुश सत्ताओं के खिलाफ आवाज़ उठती भी रहनी चाहिए। अगर किसी को ये लग रहा है, या बीच बीच में जिन्होंने ये कहा भी कि भाई हम ठीक है, हमारे बिल ठीक है, तो 3 महीने तक जो किसान बैठा था उन्होंने आके बात करनी चाहिए थी, उसको क्लियर करना चाहिए था, उसको जस्टिफाई करना चाहिए था, लेकिन उनके पास तथ्य ही नहीं है। और हैरानी की और मैं तो शर्म की बात इसको कहूँगा कि 2 महीने बाद देश के प्रधानमंत्री संसद में कहते हैं कि मेरे को पता ही नहीं किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, किस वजह से वो वहाँ पे बैठे हैं। मतलब उनको आज तक यही नहीं पता कि किसान क्यों बैठे हैं। वो जहाँ रहते हैं, जो पीएमओ से कितने दूर हैं दिल्ली के बॉर्डर, अगर अनुमान लगाएं भाई 10, 15, 20, 30 किलोमीटर होंगे हद मार के। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि 3 महीने से देश का किसान बॉर्डर पे क्यों बैठा है। ये स्टेटमेंट उनकी देश की संसद, देश लोकतंत्र के मंदिर की उनकी स्टेटमेंट है। तो जबकि ऊंट जो बात कर रहे हैं, हाँ मीटिंग 11 दौर की मीटिंग, हाँ, मेरे को तो ये भी लगता है कि कोई ऐसा तो नहीं कि कोई साजिश भी होने लग रही हो, जिन लोगों को वो जिम्मेवार अपना भाई प्रतिनिधि बना करके भेजते हैं किसान, संयुक्त किसान मोर्चा के जो पंच हैं उनसे बात करने के लिए, वो उनको जाके फीडबैक देते ही ना हो, उनको रिपोर्ट करते ही ना हो, उनको बताते ही ना हो भाई किसान क्या कह रहे हैं। और शायद इसी वजह से उन्हें ये कहना पड़ा कि भाई मेरे को नहीं पता भाई किसान क्यों बैठे हैं। तो ऊँट जिस करवट बैठने की बात थी, ऊँट
बिल्कुल सीधा बैठेगा है, और ऊंट की पीठ के ऊपर तिरंगा झंडा होगा और दूसरा झंडा किसानी का होएगा। और एक मैसेज, पूरा ग्लोबल मैसेज ये जाएगा कि भाई हरियाणा, पंजाब सहित पूरे देश के किसान ने कमाल कर दिया, कि सरकार की जो गलत नीतियां और जो गलत फैसले थे सरकार को अपने बदलने पड़े। किसान कहीं ना कहीं लोकतंत्र को जीवित रखने में सफल हो जाएगा, आंदोलन बाद की बात है। हाँ बिल्कुल, वो तो हो भी चुका है, वो तो हो भी चुका है।